हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आवर्त सारणी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आवर्त सारणी को। देखिए टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है आवर्त सारणी। क्या है? आवर्त सारणी, यानी कि आपका पीरियोडिक टेबल। ठीक है दोस्तों, आवर्त सारणी क्या होती है? तत्वों, अगर हम तत्वों को एक निश्चित क्रम में रख देंगे तो वो क्या बन जाएगी? हमारी एक चार्ट बनेगा। उस चार्ट को हम क्या कहेंगे? आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी में आपके कितने तत्व होते हैं? 118 क्या होते हैं? तत्व। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं मैं। कितने तत्व होंगे? 118 तत्व होंगे। 118 जो तत्व हैं उनमें से 94 जो तत्व हैं आपके, वो आपके कैसे हैं? प्राकृतिक हैं। ठीक है, वो कैसे हैं आपके? प्राकृतिक। जबकि जो बाकी 24 जो तत्व हैं वो आपके कृत्रिम हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। 94 तत्व कैसे हैं? प्राकृतिक हैं। 24 तत्व कैसे हैं? कृत्रिम तत्व है। ठीक है, ये बात हो गई। अब दोस्तों इस आवर्त सारणी में हमको जो मेनली पढ़ना है वो पढ़ना है आपका तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण। अब दोस्तों हमें तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्लियर है? तत्वों के जो वर्गीकरण है उसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? ठीक है, इस बात को समझिए दोस्तों। इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास 100 पुस्तक हैं। आपके पास 100 पुस्तक हैं। दो कंडीशनें बोल रहा हूं मैं आपके सामने कि एक तो आपके पास मात्र 3 पुस्तक हैं, जैसे एक फिजिक्स की हो गई, एक केमिस्ट्री की हो गई, एक मैथ की हो गई। ठीक है, और एक आपके पास दूसरी कंडीशन में 100 पुस्तक हैं। अब मान लीजिए आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है? फिजिक्स की पुस्तक पढ़नी है। तो इन तीनों पुस्तक में से आप कोई सी भी पुस्तक आसानी से पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आपके पास 100 पुस्तक है और 100 पुस्तक ऐसे रखी हुई है एक अलमीरा में, तो क्या आपको उस 100 पुस्तकों को में से फिजिक्स की पुस्तक काढ़ने में समस्या होगी या नहीं होगी? होगी। इसीलिए आप इन 100 पुस्तकों को क्या करोगे? एक व्यवस्थित क्रम में लगाओगे, यानी कि अलमीरा में ऐसे कॉलम बना के आप लगाओगे कि यहाँ हमारी फिजिक्स की आ जाए, या केमिस्ट्री की, या मैथ की, या बायो नोबल आ जाए, यहाँ पर बायो की आ जाए, यहाँ पर सोशल साइंस की आ जाए, ऐसे बुक आ जाए। यानी कि यहाँ पर भी हमने क्या किया? इन पुस्तकों का क्या किया? क्लासिफिकेशन। क्यों किया क्लासिफिकेशन? क्योंकि नंबर बढ़ गया था, क्योंकि संख्या बढ़ गई थी, और संख्या बढ़ने के कारण हम उनमें उनकी पहचान नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमको पहचान करने के लिए हमने क्या किया? उनका वर्गीकरण किया, उनको एक रो में रख दिया। ठीक है, इसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा? तत्वों का क्या करना पड़ेगा? वर्गीकरण करने पड़ेगा। क्योंकि तत्व की संख्या धीरे धीरे क्या हुई? बढ़ गई और 118 तक पहुंच गई। जब 118 तत्व पहुंचे तो इन 118 तत्वों की विशेषता भी अलग अलग होंगी। ठीक है, इनके गुणधर्म भी अलग होंगे, और इन तत्वों से कुछ यौगिक भी बनेंगे। इन सब का हम अध्ययन करेंगे। अब मान लीजिए आप इतने सारे तत्व हैं आपके पास, 118 तत्व। हम हाइड्रोजन को अलग पढ़ रहे हैं, क्लोरीन को अलग पढ़ रहे हैं, ब्रोमीन को अलग पढ़ रहे हैं, Ag को अलग पढ़ रहे हैं, Au को अलग पढ़ रहे हैं। इन सब के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इन सब के बारे में अलग अलग अध्ययन कर रहे हैं। तो इन तत्वों से यौगिक बनेंगे, इनकी संरचनाएं बनेंगी, फिर इनके कुछ विशेषताएं होंगी, इनके गुणधर्म होंगे। तो सोचिए कितना वर्ण हो जाएगा इंसान के पास, कितना बड़ा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण इनको सरल बनाने के लिए, इस विशेषता यानी इनकी स्टडी यानी इनका अध्ययन को सरल बनाने के लिए हमने क्या किया? तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों को क्या किया हमने? वर्गीकरण। तो मेन क्या कारण था तत्वों के वर्गीकरण का? कि तत्वों की जो संख्या है, तत्वों की जो संख्या है आपकी, वो क्या हो गई? उसमें लगातार क्या हो रही थी? वृद्धि। तत्वों की संख्या में क्या हो रही थी? लगातार वृद्धि। इसके कारण दूसरा कारण, इन तत्वों से कुछ यौगिक बनेंगे, और यौगिक बनेंगे वे उनकी संरचनाएं बनेंगी। इनका अध्ययन करने में क्या हुई? प्रॉब्लम होती अगर हम अलग अलग पढ़ते तो। क्लियर है? इसी कारण
इन तत्वों को क्या किया गया, एक क्लासिफिकेशन किया गया, यानी वर्गीकरण किया गया। और वर्गीकरण किस आधार पर किया गया कि इन तत्वों में से जो मुख्य जो तत्व हैं, जो समान तत्व हैं, उनको एक जगह रख दिया और असमान तत्वों को एक जगह रख दिया। इस प्रकार से इन तत्वों को क्या हुआ, वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण का मेन कारण यही था कि तत्वों की संख्या में तो क्या हो रही, वृद्धि हो रही थी, उनके यौगिक बन रहे थे, उनसे संरचनाएं बन रही थी, उनके गुण धर्मों को अलग पढ़ना पड़ता। इसीलिए हमने तत्वों को क्या किया, वर्गीकरण। और इस तत्वों के वर्गीकरण से हमारी क्या बनी है, आवर्त सारणी। अब सुनिए दोस्तों, मेन चीज, भाई किसी चीज में कोई गड़बड़ी हो जाए, मान लीजिए ये रॉ हम बना रहे थे, पुस्तक सेट कर रहे थे, इसमें मान लीजिए कुछ गड़बड़ी हो गई, तो इसको हम दोबारा सुधारेंगे, इसको दोबारा सुधारेंगे। इस रॉ को जमाने के लिए पहला व्यक्ति कोई आया होगा, फिर इसमें गड़बड़ी हुई, उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति आया होगा सुधारने के लिए, चाहे उसी व्यक्ति ने किया हो, लेकिन दोबारा तो किया ना, एफर्ट तो दोबारा किया। इसमें मान लीजिए तीसरी बार भी गलती हो गई, जब तीसरा कोई व्यक्ति आ गया, और अंतिम इसमें मान लीजिए 3-4 बार होकर ये चौथी बार में बनकर तैयार हो गई, चौथी बार में ये क्या हो गई, बनके तैयार हो गई। इसी प्रकार जब तत्वों का वर्गीकरण कर दिया, तो इस वर्गीकरण में कुछ कमियां रही होगी, इस वर्गीकरण में क्या क्या रही होगी, कुछ कमियां रही होगी, फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने सुधारा होगा उनको, फिर तीसरा आया होगा, फिर तीसरे ने सुधारा होगा। इसी प्रकार से क्या हुआ, हमारा तत्वों का वर्गीकरण हुआ। अब तत्वों के वर्गीकरण में जो मेनली हमको जब पढ़ना है, वो पढ़ना है आपके आवर्त सारणी का विकास या आवर्त सारणी का इतिहास। शुरुआत में तो क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक तत्व कितने हैं, 94 हैं, और आपके आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, आपके आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। क्लियर है, ये आपको सब पता होना चाहिए। अब जो आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया, वो सबसे पहले व्यक्ति थे आपके बर्जीलियस। जो आपका पहला व्यक्ति था वो कौन था, बर्जीलियस। अब दोस्तों बर्जीलियस महाशय क्या कहते हैं, समझिए आप कि बर्जीलियस जो महाशय है वो क्या कहते हैं। बर्जीलियस साहब कहते हैं कि मेरे पास जितने भी तत्व हैं, उस वक्त इनके समय में जितने भी इनके पास तत्व थे, इन्होंने क्या किया कि मेरे पास भाई जितने भी तत्व हैं, मेरे पास 100 तत्व है, मान लीजिए मेरे पास 10 तत्व हैं, मैंने कह दिया 5 तत्व धातु है और 5 तत्व क्या है, अधातु है। तो 5 तत्व अधातु है और 5 तत्व क्या है, धातु। तो इन्होंने मुख्यतः तत्वों को किन आधार पर बांटा, धातु है अधातुओं के आधार पर, धातु एवं अधातुओं के आधार पर। अब दोस्तों धातु क्या होती है, धातु क्या होती है, तो धातु क्या होती है, वे तत्व जो किसका त्याग करते हो, इलेक्ट्रॉन का क्या करते हो, त्याग करते हो, क्या कहलाएंगे, धातु। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वे तत्व क्या कहलाएंगे, अधातु। क्लियर है, तो इन्होंने तो कह दिया बर्जीलियस साहब ने कि हाँ भाई धातु होंगे और अधातु होंगे। लेकिन दोस्तों इसमें क्या रह गई, कुछ कमियां, इसमें कुछ क्या रह गई, कमियां। भाई कोई भी इंसान काम करता है, कुछ फर्स्ट टाइम काम करता है, तो उसके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो माइनर मिस्टेक रहती है, कुछ ना कुछ कमी रहती है, जिसको चाहे वो ही इंसान करे, लेकिन वो दोबारा करेगा तो वो सुधारेगा ना कमी को। तो इसमें क्या क्या कमी रहेगी, कमियों को पता करना जरूरी है ना। तो इसमें रह गई कुछ कमियां। पहली कमी क्या रही, पहली कमी रही दोस्तों कि जो बर्जीलियस साहब हैं आपके, वो जो तत्वों की जो सक्रियता श्रेणी है, यानी कि अधिक क्रियाशील जो तत्व हैं, उनके बारे में इन्होंने कोई गणना ना करी कि ना भाई मैं ना कर रहा कोई गणना वणना, मेरे से ना होती कोई गणना, मैं नहीं करने वाला कोई गणना वणना, मैं साफ बोल दूंगा मेरे हिसाब से तो भाई धातु है और अधातु है, मैं ना कर रहा कोई क्रियाशील है, कोई अभिक्रियाशील है, कोई है या नहीं है, मेरे को नहीं पता। तो पहली कमी क्या रह गई कि ये अधिक क्रियाशील तत्वों की गणना नहीं कर पाए, तत्वों की गणना नहीं, व्याख्या नहीं कर पाए, ऐसे लिखेंगे, तत्वों की क्या नहीं कर पाए, व्याख्या नहीं कर पाए, पहली कमी। दूसरी कमी भाई मेनली बर्जीलियस साहब को यही पता नहीं था कि यार कुछ ऐसे तत्व भी तो होंगे हमारे पास जो धातु के गुणों को भी दर्शाएंगे और अधातु के गुणों को भी दर्शाएंगे। जो धातु है अधातु, धातु प्लस अधातु, इन दोनों के गुणों को जो दर्शाते हैं
उनको हम क्या कहते हैं, उपधातु। क्या कहते हैं उनको हम, उपधातु। तो बर्जिलियस साहब को तो ये भी पता नहीं था कि कुछ तत्व ऐसे भी होंगे जो उपधातु होंगे, तो इन्होंने उपधातुओं के बारे में कोई चर्चा ना करी। ना भाई मेरे को मतलब ना है कोई उपधातु है, कोई अभिक्रियाशील है, मेरे को ना मतलब, मेरे को तो किससे मतलब है, धातु और अधातुओं से। क्लियर है साहब? ठीक है, तो इन्होंने उपधातुओं की व्याख्या नहीं की अपने मॉडल में। क्लियर है? अधिक क्रियाशील तत्वों की व्याख्या नहीं की और उपधातुओं की व्याख्या नहीं की। तो बर्जिलियस साहब ने तो मात्र ये कहा था। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे व्यक्ति आते हैं, बर्जिलियस से कहते हैं डोबेराइनर साहब। अब डोबेराइनर आते हैं। डोबेराइनर कहते हैं ना भाई बर्जिलियस तेरी बस की ना लग रही, अब अपन करेंगे काम। अब कौन करेगा? अपन करेंगे काम, अब अपने हिसाब से काम करेंगे। तो भाई साहब डोबेराइनर साहब आते हैं। अब दूसरे जो व्यक्ति आएंगे वो कौन आएंगे आपके? डोबेराइनर। क्लियर है? ये आपको समझ आ गया होगा आई होप दोस्तों। दूसरे व्यक्ति को समझिए आप। दूसरा व्यक्ति था आपका डोबेराइनर, यानी कि आवर्त सारणी के लिए दूसरा प्रयास किया इन्होंने, डोबेराइनर। डोबेराइनर क्या कहते हैं? इन्होंने एक नियम दिया, त्रिक का नियम। त्रिक का नियम। अब ये महाशय क्या कहते हैं डोबेराइनर सर? डोबेराइनर कहते हैं कि मेरे पास जितने भी तत्व हैं उनको मैं क्या करता हूं, उनके जो द्रव्यमान हैं उनके बढ़ते हुए क्रम में लगा देता हूं। जितने भी मेरे पास तत्व हैं उनको बढ़ते हुए क्रम, यानी कि द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में लगा देता हूं। तो मेरे को क्या कहा इन्होंने, लिख देता हूं यहां पर पहले कि तत्वों के द्रव्यमान, और इसको ही भार बोला जाता है केमिस्ट्री में, तत्वों के अंदर भार के बढ़ते हुए या आरोही क्रम में। ये क्या कहते हैं कि अगर तत्वों को उनके भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, क्रम में क्या किया जाए, रखा जाए, तो मेरे को तीन तत्वों के क्या होंगे, एक समूह प्राप्त होगा। 3 तत्वों का एक समूह प्राप्त होगा। ये पहला तत्व, ये दूसरा तत्व और ये तीसरा तत्व। इन 3 तत्वों का तीन तत्वों के समूह प्राप्त होंगे। इन समूह को इन्होंने क्या कहा, त्रिक, इंग्लिश में बोलते हो ट्रायड कहा। क्लियर है? अब पहली बात ये कह दी, पहली बात तो क्या कहा कि तत्वों के जो द्रव्यमान है उनको बढ़ते हुए क्रम में अगर हम तत्वों को रखेंगे तो जो हमें जो प्राप्त होंगे वो क्या होगा, त्रिक प्राप्त होगा। क्लियर है? जिसमें कितने तत्व होंगे, 3 तत्व होंगे। पहली बात क्लियर है। अब दूसरी बात ये क्या कहते हैं कि इन जो 3 तत्व प्राप्त हुए हैं, जो ये 3 तत्व प्राप्त हुए हैं, इन सबके गुण धर्म क्या रहेंगे, समान रहेंगे। क्लियर है? जैसे कि ऐसे समझ लीजिए, आप कहीं पर गए और किसी लड़के वाले आपको देखने आए। मान लीजिए लड़के वाले आपको कोई देखने आए, लड़के वाले, और आपको देखा, और आपके भाई भी हैं 2 आस-पास में, तो आप 3 लोग हो गए। तो उन्होंने क्या कहा कि ये तीनों हैं, ये एक ही बाप की औलाद हैं, तो इन तीनों के अंदर जो डीएनए है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। इन तीनों का डीएनए क्या रहेगा, समान रहेगा। उसी प्रकार इनका भी तीनों का क्या है, डीएनए समान है। ऐसे समझ लीजिए कि इनके जो गुणधर्म है वो भी क्या है, समान। पहली बात कहते हैं कि द्रव्यमान को अगर बढ़ते क्रम में रखेंगे तो 3 तत्वों का एक समूह प्राप्त होगा जिसमें तीनों तत्वों के गुणधर्म क्या रहेंगे, समान रहेंगे। दूसरी बात क्या कहते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट होगा, ये दूसरा पॉइंट समझिए। मान लीजिए ये तत्व आपका ए था, ये था बी था, ये सी था। दूसरी पॉइंट ये कहते हैं कि अगर मैं पहला तत्व लेता हूं और तीसरा तत्व लेता हूं, पहले तत्व का द्रव्यमान और तीसरे तत्व का द्रव्यमान का औसत वो किसके लगभग बराबर होगा, दूसरे तत्व के द्रव्यमान के। क्लियर है? ये क्या कहते हैं कि जो पहला तत्व का जो द्रव्यमान है और तीसरे तत्व का जो द्रव्यमान है
उनका औसत दूसरे तत्वों के द्रव्यमान के लगभग क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसको मैंने यहाँ पर फॉर्मूले के रूप में दर्शा दिया है। क्लियर है? इतनी सी लाइन आप खुद भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने तो ये बात कही। अब इसके बाद इन्होंने कुछ ट्रायड दिए, अपने कुछ तर्क दिए। तो पहला जो तर्क था दोस्तों, जो पहला तर्क था इनका वो क्या था, इसको देखिए। पहला तर्क था आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है 2022 में आपके ग्रुप डी में आपके इस टॉपिक से लगभग हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया था, एक एक दो क्वेश्चन। त्रिक सिद्धांत पूछे, ठीक है। मात्र 4 से 5 त्रिक सिद्धांत दिए थे इसने। क्लियर है? त्रिक समूह दिए थे, ऐसे समझ लीजिए। पहला जो दिया इन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। अब दोस्तों लिथियम का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 7, और आपका पोटेशियम का होता है 39। अगर मैं इन दोनों का क्या कहा था इसने कि Am + Cm, यानी पहला तत्व और आखिरी तत्व, पहला तत्व कौन है 7 और आखिरी तत्व कौन है 39, इनका औसत कितना हो गया 46/2 यानी 23। और जो सोडियम है उसका जो द्रव्यमान है वो भी कितना होता है 23 ही होता है। तो पहला जो आपका त्रिक था वो कौन सा था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्लियर है? अब देखते हैं दूसरे त्रिक के बारे में। दूसरे त्रिक को समझते हैं दोस्तों। दूसरा त्रिक क्या था, मैं यहां पर लिख रहा हूं दूसरा त्रिक। दूसरा त्रिक था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, इतना आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का द्रव्यमान होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 35, इसका होता है 126, 27 के समथिंग 126, है ना। अगर इन दोनों को हम काटेंगे तो ये 126 + 35/2 जोड़ लीजिए आप, कितना बन गया। इतना तो आप जोड़ भी सकते हैं, इतने तो आप भी समझदार हैं कि इसका कितना बनेगा। देखिए 126, 30 और 20 50 और 6 5 11 और 100 ये रहे, यानी ये हो गया 161/2। अब 161/2 तो आप कर ही सकते हो दोस्तों, इतना तो आप समझदार हो कि 161/2 कितना होता है। 161/2 कितना होगा 80.5। 80 पॉइंट क्या होगा 5। तो जो दूसरा त्रिक था वो कौन सा था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दूसरा त्रिक क्या था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दोस्तों आपसे कोई एटॉमिक मास नहीं पूछेगा, कोई आपसे एटॉमिक मास नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इन निम्न में से आपको 3-4 दे देगा, निम्न में से डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो एक ये दे देगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एक ये दे देगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्लियर है? अब जो तीसरा था वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। कौन सा था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का जो तीसरा था, जो तीसरा आपका था, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तीसरा। थर्ड जो था वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का 40, कैल्शियम का कितना होता है 40, बेरियम का 137। दोनों का औसत काट लीजिए, 40 + 137/2। दोनों का अगर हम औसत काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 177/2। 177/2 होता है 88.5। कितना होता है 88.5। क्लियर है दोस्तों? जो आपका तीसरा जो ट्रायड था वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, पहला जो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, दूसरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तीसरा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब देखिए दोस्तों चौथा, 4 नंबर जो ट्रायड था इनका, 4 नंबर जो आपका ट्रायड था वो क्या था, मैं 1 मिनट इसको मिटा रहा हूं इधर से। 4 नंबर देखिए दोस्तों, 4 नंबर जो आपका ट्रायड था वो था आपका सल्फर, सेलेनियम और टेलोनियम। सल्फर,
सेलेनियम और टेलेरेनियम, सल्फर, सेलेरेनियम और टेलेरेनियम। 32, 78, 127, 32, 78, 127 काट लेना दोस्तों। ये चौथा आपका ट्रायड था, ये सल्फर, सेलेनियम और टेलोरेनियम। क्लियर है। अब जो ये चार जो ट्रायड थे दोस्तों, ये जो चार ट्रायड थे इनके, वो तो सक्सेसफुल थे। ये जो चार ट्रायड थे वो तो क्या थे इनके, सक्सेसफुल थे। लेकिन इन्होंने एक पांचवा ट्रायड दिया, पांचवा जो ट्रायड दिया वो उसमें फेल हो गए। क्यों हो गए उसको समझिए। पांचवा ट्रायड था नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। 14, 30, 74, 14, 30 और 74। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर 30 आना चाहिए, फास्फोरस का 30 होता है। 14, 74 कितने हो गए, 88, 88 बटे 2 करेंगे तो कितना आ गया, 44। यानी कि इनके हिसाब से तो 44 आना चाहिए। भाई 43 होता तब भी चल जाता, 45 होता तब भी चल जाता, क्योंकि उन्होंने लगभग की बात करी है। लेकिन यहाँ पर कितना है, 30, और यहाँ पर कितना है, 44। अंतर कितने का है, 14 का। दोस्तों ये तो बहुत एटॉमिक मास हो गया, ये तो बहुत एटॉमिक मास हो गया। तो जो ये पांचवा जो ट्रायड था ये क्या हो गया, फेल हो गया। यहाँ आके आपके जो डोबेराइनर है वो क्या हो गए, फेल हो गए। तो ये जो आपका डोबेराइनर था उनका त्रिक सिद्धांत था। अब इस डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत में कुछ कमियां थी, उन कमियों को देखना है दोस्तों। पहली कमी तो यही मिल गई हमें, भाई पहली कमी तो यही मिल गई है ना। अब दूसरी कमी मिल जाएगी जो आपको तुरंत समझ आएगा, तीसरी भी आपको तुरंत समझ आएगी। वैसे 3-4 कमियां हैं इसकी जो आपको समझ आ जाएगी, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, पहली कमी क्या थी इनकी, जो पहली कमी थी वो क्या थी कि जितने इनके समय तत्व थे उनको ये अपने त्रिक सिद्धांत में या त्रिक समूह में फिट नहीं बैठा सके। क्लियर है। यानी कि संपूर्ण तत्वों को त्रिक समूह में नहीं बैठा सके। क्लियर है, नहीं बैठा सके। क्लियर है। दूसरा जो मेन कारण था इनका वो क्या था कि भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रख दिया। दूसरा कारण क्या था कि भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले तत्वों को एक ही समूह में रख दिया। अब इसको देखिए दोस्तों, इसको समझिए। भाई हमने क्या पढ़ा था अभी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, यही पढ़ा था ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। अब देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन क्या है, एक अधातु है। लेकिन अब अगर हम आर्सेनिक को देखें तो ये क्या है, उपधातु। तो एक ही ग्रुप में अधातु क्या उपधातु की विशेषता रख सकती है क्या, कभी नहीं रख सकती। ठीक है ना। तो अधातु और उपधातु में अंतर होता है, क्योंकि ये धातु की भी विशेषता रखती है, उपधातु की तो रखती है लेकिन ये धातु की भी रखती है। तो एक ही ग्रुप में इसने क्या रख दिया, भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले तत्वों को रख दिया। फास्फोरस भी एक अलग विशेषता दर्शाता है। क्लियर है। और जो तीसरा जो मेन कारण था वो क्या था, द्रव्यमान में अंतर, जो हमने देख लिया, द्रव्यमान में अंतर, इसको हम देख ही चुके हैं। तो डोबेराइनर के जो त्रिक सिद्धांत था उसमें ये 3-4 कमियां थी। ये आपका डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत था। यानी कि 2 व्यक्ति हो गए, अब तक हमने 2 व्यक्ति पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम तीसरा व्यक्ति। जो आपका तीसरा व्यक्ति है वो है आपका न्यूलैंड। जो हैं वो क्या कहते हैं, इसको देखिए। न्यूलैंड साहब क्या कहते हैं कि जो आपके तत्व हैं, तत्वों को यदि उनके भार या द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखूं
के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो जो आपका पहला तत्व है, पहला तत्व आठवें तत्व के समान, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि जो आपका आठवां तत्व वो पहले तत्व के समान क्या रखेगा, विशेषता रखेगा। आठवें तत्व के समान विशेषता रखेगा। क्लियर है? अब ये बात इन्होंने कही क्यों? ये जो बात थी कि जो आपका आठवां तत्व है वो पहले तत्व के समान विशेषता रखेगा, ये कही क्यों? क्योंकि ये शायद संगीत प्रेमी लग रहे थे। कौन है? न्यूलैंड बाबा। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते क्या है कि वही बात है, सब बार के हिसाब से चल रहे हैं, बार को आरोही क्रम में रख रहे हैं सबके सब। क्लियर है? अब ये कह क्या रहे हैं कि भाई पहला तत्व जो है वो आठवें तत्व है, वो पहले तत्व की तरह गुणधर्म रखेगा, पहला तत्व आठवें तत्व की तरह गुणधर्म रखेगा। क्यों कही इन्होंने ये बात? इन्होंने एक उदाहरण दिया कि संगीत के जो शब्द होते हैं सा रे गा मा पा दा नी सा, सारे गामा पादा नी सा, जो सा देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। क्लियर है? अब जो आठवां तत्व होगा वो कौन सा होगा? सा। यहाँ पर देखिए आठवां तत्व यानी कि इसका आठवां, नौवां हो गया ये, तो इसका आठवां हो गया ना ये भाई, इसका तो आठवां हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इसी प्रकार ये इसका आठवां हो जाएगा, इसी प्रकार ये हो जाएगा। क्लियर है? ये आगे बढ़ते रहेंगे। इन्होंने क्या कहा कि जो संगीत है, जो संगीत के जो स्वर हैं सारे गामा पा दा नी सा, जिस प्रकार सा शब्द जो है वो दोबारा रिपीट होता है 8वें नंबर पर, रे दोबारा रिपीट होता है 8वें नंबर पर, गा दोबारा रिपीट होता है 8वें नंबर पर, उसी प्रकार जो आपके तत्व हैं उनको अगर मैं परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रख दूं तो वो भी क्या करेंगे, उनके गुणधर्म क्या करेंगे, रिपीट करना लग जाएंगे, उसी रिपीट करने लग जाएंगे, जिसमें पहला जो तत्व है वो आठवें तत्व की तरह या आठवां जो तत्व वो पहले तत्व की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। यानी कि जो आठवें तत्व के पास विशेषता होंगी वही पहले तत्व के पास होंगी, जो पहले तत्व के पास विशेषता होंगी वही आठवें तत्व के पास विशेषता होंगी, ये कहा इन्होंने। तो इन्होंने जो अपना चार्ट बनाया, वो किस प्रकार से बनाया उसको देखते हैं। इन्होंने कहा कि लिथियम आपका हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, ये आगे चलता जाएगा। कोबाल्ट, निकल लिख लो, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये यहाँ तक ही आया था, आपका जो ये था वो 20वें तत्व यानी कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। अब देखिए इसमें समझने की क्या चीज़ है। क्या कहा कि पहला तत्व, आठवां जो तत्व है, आठवां तत्व पहले तत्व की तरह और पहला तत्व आठवें तत्व की तरह कार्य करेगा। अब देखिए यहाँ पर पहला तत्व कौन सा है, लिथियम। जो लिथियम है वो सोडियम की जैसी विशेषता रखता है, या फिर जो सोडियम है वो लिथियम की जैसी विशेषता रखता है, और जो पोटेशियम है वो भी किस प्रकार की विशेषता रखता है, सोडियम की विशेषता रखते हैं। भाई ये अधिक क्रियाशील तत्व तो हैं, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम वगैरह, ये सब क्या हैं, अधिक सक्रिय तत्व हैं। बेरिलियम जो है वो किसकी विशेषता रख रहा है, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, या कैल्शियम मैग्नीशियम की, बेरिलियम की। बोरोन किसके रख रहा है, एल्युमिनियम। क्लियर है?
लेकिन क्रोमियम, जो क्रोमियम है वो विशेषता नहीं रख रहा। क्लियर है। उसी प्रकार कार्बन की जैसी विशेषता सिलिकॉन रख तो रहा है लेकिन मैग्नीज नहीं रख रहा। इसी प्रकार जो नाइट्रोजन है उसकी जैसी विशेषता फास्फोरस रख रहा है लेकिन फेरस यानी लोहा नहीं रख रहा। ऑक्सीजन जो है आपका वो सल्फर जैसी विशेषता रख रहा है लेकिन कोबाल्ट नहीं रख रहा। क्लियर है। फ्लोरीन आपकी क्लोरीन जैसी विशेषता रख रहा है क्योंकि ये तो हैलोजन वर्ग है। क्लियर है। दोनों ही विशेषता रखते हैं लेकिन निकिल नहीं रख रहा। क्लियर है। लेकिन निकिल नहीं रख रहा। तो जो आपका मेन पॉइंट आता है वो क्या आता है कि जो न्यूलैंड था उसका जो मॉडल था वो कहाँ तक लागू हुआ था। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल 20 तत्वों तक लागू हुआ। 20वां जो तत्व था वो कौन सा था। कैल्शियम। 20वां जो तत्व था वो कौन सा था। कैल्शियम था। क्लियर है। अब दोस्तों ये इसने नियम दे दिए। क्लियर है। अब देखिए इसके ड्रॉबैक यानी कि इसमें क्या क्या कमियां रह गई। पहली कमियां संपूर्ण तत्वों को, वही पहली कमी है कि भाई संपूर्ण, इसकी जो कमियां हैं वो देखते हैं कि संपूर्ण तत्वों को अपने अष्टक नियम में नहीं रख पाया। क्लियर है। जो संपूर्ण तत्व थे उनको ये क्या नहीं कर पाया, अपने अष्टक नियम में नहीं रख पाया। आपकी तरह जैसे आप भी नहीं रख पाते हो। क्लियर है। ठीक है। एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एक के साथ एक फ्री लड़कियां रख लेती है भाई, लड़कियां बिल्कुल रख लेती है। एक के साथ 2 3 भी रख लेती हूँ, उनकी बात अलग है। वे अब भाई हम जब न्यूलैंड भी एक आदमी तो था, हमारी तरह मैं नहीं तो था, कोई लड़की थोड़ी थी। मैडम होती तो बिल्कुल पूरे बैठा देती। पागल हो। बिल्कुल पूरे तत्वों को एक साथ बैठा देती वो एक साथ। ये हेनरी मोज़ले की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके बाद जो आपके मेंडलीफ आएंगे वो भी नहीं, लोथर मेयर बेचारा की जरूरत ही नहीं पड़ती। डॉबी राइडर की जगह लेडीज बैठा देते, वैसे हो जाता काम, बैठा देती वो अकेले ही। क्लियर है। पहली कमी। क्लियर है। दूसरी कमी ये कैल्शियम तक ही क्या रही, कैल्शियम तक लागू रहा। ठीक है। ये इसकी 2 कमियां थी। इन कमियों को आगे जाके लोथर मेयर करेंगे। लोथर मेयर की कुछ चीज़ें बच जाएंगी, उनको मेंडलीफ करेंगे। मेंडलीफ की जो बच जाएंगी उनको आपके हेनरी मोज़ले करेंगे। क्लियर है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा थोड़ा सा भी तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर है। और आप सबका धन्यवाद। देखिए रात के 3 बज रहे हैं, गर्मी का मौसम है, पसीने आपके सामने हैं, मेहनत आप देख रहे हो। अब आपकी इच्छा है जो आप करना चाहते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। कल आपका दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, परसों आपका डाल देंगे। ठीक है। थैंक यू।